आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर डाटा हैंडलिंग के अंदर एक और नया टॉपिक का नाम है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। जैसा पिछले वाले क्लास में हमने कहा था कि आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो आज आ गया हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी वाला। और ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। और थोड़ा सा इसके बारे में ना हम लोग पहले बात करेंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। ये वाला हमारा जो बेसिकली टॉपिक है ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर ना आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में समझना है। अलग अलग चीज़ों के बारे में समझना है। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, एक डाई को ऐसे ऐसे रोल करके फेंकेंगे तो क्या होगा। उसके बाद आपने देखा होगा वो कार्ड होते हैं हमारे ताश जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स। उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, फेस कार्ड क्या है, नॉन फेस कार्ड क्या है, क्लब क्या है, स्पेड क्या है, डायमंड क्या है, हार्ट क्या है, किंग, क्वीन, जैक, ये अलग अलग प्रकार के टर्म के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा टॉपिक है, आप इसको चैप्टर भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हमारा बेसिकली, हाँ, आरएस अग्रवाल में ये प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर ही पूरा है, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर अलग से नहीं है, डाटा हैंडलिंग के अंदर ही दिया गया है। तो आप इसको अलग से चैप्टर करना चाहते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग इतना कुछ आज जानने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बातें हम लोग सीखेंगे, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले आप मतलब लिखिए कि आखिर मतलब होता क्या है इसका। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। संभावना का मतलब क्या? जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए आप। हमने कहा कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश हुआ नहीं। तो हमने क्या कहा था कि बारिश होगी, क्या हुई बारिश? नहीं हुई। इसका मतलब मेरा संभावना क्या हो गया? गलत हो गया। तो संभावना का मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में पहले से ही सोच के रखो, ओके, उसी को कहते हैं ना हम लोग संभावना। तो संभावना बोलो, या फिर होगा कि नहीं होगा डाउट बोलो, या फिर चांस बोलो, वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, लेकिन आप कल उठे और आपको बहुत तेजी एकदम बुखार आ गया। तो आपने कहा तो था कि स्कूल जाऊंगा मैं, लेकिन क्या आप स्कूल जा पाए? नहीं जा पाए। तो यहाँ पे आपका स्कूल जाने का संभावना क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको बुखार हो चुका है। तो इसी चीज़ को हम लोग जब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग जब अपने नंबर के रूप में लिख देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ होने का संभावना इतना है, ये होने का संभावना नहीं है, उसी को हम लोग बस अपने नंबर के रूप में जब लिख देते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कहा कि आज बारिश होगी, लेकिन आज बारिश नहीं हुआ। तो मेरा बात क्या हो गया? गलत हो गया ना। तो ये जो हमारा बात गलत हुआ, कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ, इसी को बस हम लोग क्या कर देंगे? नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, तो वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली जो कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, उसी चीज को कि वो होगा कि नहीं होगा, इसी संभावना को बेसिकली हम लोग जब अपने नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे कि हाँ होने का संभावना इतना है, होने का संभावना 0.5 है, होने का संभावना 0.4 है। इस प्रकार से जब हम लोग नंबर के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है जो कुछ हमारे आसपास घटना घट रहा है वो होगा कि नहीं होगा, एक डाउट है मन में, संभावना है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी को हम लोग जब नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। सिंपल सी बात, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यदि आपको समझ में आ गया है तो इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहले हम लोग वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। कार्ड के बारे में, डाई के बारे में, टॉस के बारे में जानेंगे। हम लोग सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या होगा। चलो, तो एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है
पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर इन सारे टर्म का क्या मतलब है, क्योंकि ये सारा टर्म आपको बार बार मिलेगा और ये बार बार आपको परेशान भी करेगा, इसलिए आप इसको पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, इसमें ना हमारे पास सबसे पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ में डेफिनेशन नहीं पूछता है और डेफिनेशन आपके बुक में है। यदि हम सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा देंगे तो फिर क्या फर्क, क्या फायदा। तो डेफिनेशन मैथ में रटना नहीं है, मैथ में डेफिनेशन रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए बस कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्या मैथ रटने की चीज़ है? नहीं है, बस आप उसके चीज़ों को समझ जाइए वो क्या कहना चाह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब आपने समझ लिया कि जो हमारे मन में डाउट है, शंका है कि हाँ वो चीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी को जब हम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे सपोज कीजिए आज 50% चांस है कि बारिश होगा, 50% चांस है बारिश नहीं होगा, तो 50-50 हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया एक, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, प्रोबेबिलिटी कह देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टर्म था इसमें एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जब आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी आप लोग क्लास 8 में हैं और क्लास 8 का भी आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में, आप उसके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो अब चूंकि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जाके आप एग्जाम देंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना आपका, या तो नंबर कम आएगा या तो नंबर बेसी आएगा। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता है, भले ही वो रिजल्ट आपको खराब मिले, अच्छा मिले, लेकिन रिजल्ट मिलता तो है ना। एक्सपेरिमेंट का मतलब हमारा यही हुआ। तो इसी प्रकार से आप इसको ऐसे यदि ये याद ना रहे तो आप ऐसे समझना, यदि ये चीज़ आपको यदि याद ना रहे तो आप इसको ऐसे समझना कि लैब में हम लोग जाके क्या करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी को किसी के साथ मिलाते हैं, जुड़ाते हैं, कुछ तो बनता है ना। तो एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, भले ही वो रिजल्ट अच्छा मिले, खराब मिले, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा ना। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम जाके देंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा या तो खराब आएगा। तो एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब एक लाइन में समझिए क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम के बदले में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो रिजल्ट आपको खराब मिले या फिर अच्छा मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। वही हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। क्या डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, ऐसे समझ जाएंगे आप लोग। चलिए, डेफिनेशन आप बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, बस आप इसको समझते हुए, यदि हम बता रहे हैं तो आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख लो समझने के लिए, और डेफिनेशन मैथ में नहीं पूछा जाता, आप इसके लिए घबराना मत, ठीक है। यदि आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में, अपने कॉपी में अपने सुविधा अनुसार हिंदी में लिख लो, नहीं तो फिर आपका जितना भी टूटा फूटा इंग्लिश है आप उसमें लिख लो, समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ते, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप डेफिनेशन मत लिखो, चीज़ों को बस समझ लो। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। दूसरे नंबर पे हमारा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बदले में ना कभी कभी ट्रायल भी लिख देता है, TRIAL, ट्रायल। इसका मतलब भी आपको सेम समझना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले या फिर सिंपली ट्रायल बोले तो इसका मतलब आपको सेम समझना है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, देखिए बच्चा ना इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होता है और इन्हीं दोनों में आपको भी कंफ्यूजन होगा, समझिएगा ध्यान से क्या है कंफ्यूजन। एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, भले ही वो रिजल्ट आपका अच्छा हो सकता है या फिर खराब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है ये आपको पहले से मालूम है, लेकिन वही एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जिसके बारे में आपने सोचा था ये आपको यहाँ पे मालूम नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक सिक्का है, आप सिक्के को उछाल रहे हो, तो आपको मालूम है कि भाई सिक्का उछाल रहे हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन मतलब ये हो गया कि जो उसमें जो रिजल्ट है वो पहले से आपको मालूम है कि हाँ या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली हेड ही आएगा या फिर एग्जैक्टली टेल ही आएगा ये आप बता सकते हैं?
नहीं बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप जो काम करने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ये आपको मालूम है, लेकिन क्या वही रिजल्ट होगा एग्जैक्टली वही आपके सामने आएगा, क्या ये आप एडवांस में बता सकते हैं? क्या एडवांस में आप ये बता नहीं सकते हैं, प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और कोई दिक्कत इसमें? जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक सिक्का उछालेंगे, तो भाई मालूम है कि सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, तो उसका रिजल्ट हमको मालूम है ना कि हेड और टेल होगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि सिक्का हमने उछाला तो टेल ही आएगा या फिर हेड ही आएगा, ये इसमें आप नहीं बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ऐसे आप बताइएगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा हमको मालूम है, कुछ भी आए, अच्छा आए खराब आए, रिजल्ट आएगा हमको मालूम है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है ये हमको मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली वही आएगा ये हमको इसमें मालूम नहीं होता है। ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को ना कई बार सिंपली आपसे क्या कह देगा? ट्रायल कह देगा। तो ट्रायल का मतलब भी क्या समझना है? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही बात कर रहा है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको हम। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मेरे पास है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, आपने कॉइन को टॉस किया ना, तो आउटकम इसका क्या आएगा? आउटकम का मतलब रिजल्ट, इसका आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना इसका। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं एडवांस में पहले ही कि हेड ही आएगा आपने सिक्का उछाला तो? नहीं बता सकते। तो ये हो गया हमारा क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि भैया हमने एक सिक्के को टॉयस किया, उसका आउटकम हमको मालूम है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हेड ही आएगा टेल ही आएगा ये हमको मालूम नहीं है। यही हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा होता है इवेंट। इवेंट के बारे में ना थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन बस, क्योंकि इवेंट के बारे में मेरे हिसाब से आप भूल सकते हो, ये दोनों आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि दोनों सा थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इवेंट आप भूल जाओगे। तो इसमें आप यहाँ पे लिख लेना इच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट का मतलब हुआ, बताइए हमने यहाँ पे एक सिक्के को टॉस किया तो रिजल्ट आउटकम हमारे पास क्या क्या आया? हेड और टेल आया, तो इसको भी इवेंट कहेंगे और इसको भी हम लोग इवेंट ही कहेंगे। तो इवेंट का मतलब होता है आपके सामने जो भी रिजल्ट है, हर एक रिजल्ट को हम लोग क्या कह देंगे? इवेंट कह देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सिक्का टॉस किया तो हमको मालूम है कि यदि हम एक सिक्का टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल ही आएगा, तो एक हेड आ गया एक टेल आ गया हमारा, तो इन दोनों को हम लोग क्या कह देंगे? इवेंट कह देंगे। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट हैं? दो इवेंट है, एक हमारा एच है और एक हमारा टी है। एच फॉर हेड और टी फॉर टेल। ओके, तो इवेंट का मतलब समझ आ गया। तो इवेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हर एक आउटकम को हम लोग इवेंट कहते हैं। ओके ना, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत इसमें? चलो, इवेंट के बाद चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अच्छा नाम से ही मालूम चल रहा होगा, नाम से इसमें मालूम चल रहा होगा, देख लीजिए जरा, क्या कोई दिक्कत है इसमें? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? जो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि हमने आज बोला कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो ये हमारा क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जो कि हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आदमी पैदल चंद्रमा पे चला जाएगा, पैदल, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। और मैथ की दुनिया में जो चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसका वैल्यू हम लोग कितना देते हैं? 0 देते हैं। याद रखिएगा इस बात को। इम्पॉसिबल इवेंट का वैल्यू कितना होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का वैल्यू 0।
मतलब कि मैथ की दुनिया में यदि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में यदि आपसे कोई बोले कि इम्पॉसिबल इवेंट का वैल्यू कितना होता है तो 0 होगा। 0 का मतलब वो हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता, वो चीज वो बेकार है, इम्पॉसिबल इवेंट। और उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता है इसका जस्ट अपोजिट, पॉसिबल, या फिर आप इसको कभी कभी श्योर इवेंट भी कहते हैं। पॉसिबल इवेंट बोलो या फिर आप इसको श्योर इवेंट बोलो, दोनों का मतलब सेम है। पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है या फिर श्योर इवेंट का मतलब होता है जो कंफर्म है कि होगा ही होगा, कंफर्म है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम लोग पटना से ना दिल्ली पैदल जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं भाई? जा सकते हैं। कितना दूर? 1000 किलोमीटर है पटना से दिल्ली। क्या हम 1000 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा 20 दिन 25 दिन लग जाएगा, लेकिन चल तो जाएंगे ना, पहुंच तो जाएंगे ना। तो जो चीज कंफर्म है कि हाँ हो ही सकता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉसिबल इवेंट या फिर हम उसको श्योर इवेंट भी कह देते हैं। और मैथ की दुनिया में जब जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तब तब श्योर इवेंट या फिर पॉसिबल इवेंट का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना? 1। याद रखिएगा इस बात को। यदि प्रोबेबिलिटी में कहीं भी आपको 1 दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये किसका बात कर रहा होगा, श्योर इवेंट या फिर पॉसिबल इवेंट का ये बात कर रहा होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। इन पांचों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब हुआ कोई भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट तो हमारे पास आना ही आना है, चाहे वो रिजल्ट अच्छा या फिर रिजल्ट खराब आए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कुछ हम लोग काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है ये हमको पहले से मालूम है, लेकिन वाकई में वो वही आएगा ये हमको इसमें मालूम नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने दिया एक सिक्के को टॉस करके, एक हम लोग सिक्का टॉस कर रहे हैं तो हमको इसका रिजल्ट मालूम है कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन क्या एग्जैक्ट मालूम है हेड ही आएगा टेल ही आएगा? ये आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट का मतलब है जितने भी आउटकम है उन हर एक आउटकम को हम लोग इवेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आउटकम है, हेड और टेल, ये भी इवेंट है और ये भी हमारा इवेंट है। इसके लिए हमने जानबूझ के डेफिनेशन इसलिए लिखा था क्योंकि इवेंट में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, तो हर एक आउटकम को हम लोग क्या कह देंगे? इवेंट कह देंगे। उसके बाद फिर हमारा इम्पॉसिबल इवेंट था। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ से चंद्रमा पे पैदल जाना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हमारा कितना वैल्यू होगा इम्पॉसिबल का? 0 होगा। ठीक है। और पॉसिबल बोलो या फिर आप श्योर इवेंट बोलो, इसका मतलब होता है जो कन्फर्म है कि हो ही सकता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि हम पटना से दिल्ली जा सकते हैं पैदल, जा सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो ये हमारा पॉसिबल इवेंट है। और हमने कहा कि आज बारिश होगी और बारिश हो गई, ये हमारा पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया कि हाँ भाई हो ही गया, तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। एक बात चलिए हम आपको और बता देते हैं, हालांकि क्लास 8 में आपके बुक में ये तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात प्रोबेबिलिटी में आप 9th में भी और 10th में भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आपका आएगा ना, वो हमेशा आंसर आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया है। मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, हर सवाल का आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। और कभी कभी 0 भी हो सकता है और कभी कभी 1 भी हो सकता है, लेकिन अक्सर क्या होगा? 0 और 1 के बीच में आपका आंसर आएगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.8, 0.9, ये 1 भी आएगा, लेकिन क्या 1.1 आएगा? कभी नहीं। 0 और 1 के बीच में ही हमेशा आपका आंसर रहेगा। इसको आप कंफर्म है, आप इसको पता कीजिएगा। जब हम सवाल बनाएंगे ना, आप हर एक में चेक कीजिएगा कि सर ने बताया था कि 0 और 1 के बीच में आता है, डिवाइड करके देखते हैं आता है कि नहीं। कंफर्म है 100% वो 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा। तो इससे ना एक सवाल हमारा बन सकता है, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कितने से कितने के बीच में आ सकता है। तो 0 से 1 के बीच में हमारा इसका आंसर आ सकता है। कोई डाउट इसमें? इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? जब इम्पॉसिबल हो कोई चीज। और 1 कब आएगा? जब कोई चीज पॉसिबल है, हाँ 100% श्योर है कि हाँ वो हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल और इम्पॉसिबल का बात। और हमेशा प्रोबेबिलिटी का रेंज हमारा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। कभी कभी 0 भी आता है और कभी कभी 1 भी आ जाता है। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां हो गया। 6वां नंबर पे यहाँ पे आ जाइए। 6वां नंबर में बेसिकली हमारा फॉर्मूला है।
प्रोबेबिलिटी को पता करने का। इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर में आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये है हमारा बिल्कुल शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें तो हमने एक चीज छोड़ दिया, एक मिनट मिस्टेक। फॉर्मूला ये हमारा अब हुआ पूरा फॉर्मूला, ये हमारे प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ते हैं हम लोग इसको। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग अपने चैप्टर में कैसे करेंगे, ये हम लोग तब सीखेंगे जब हम लोग अपने सवालों को बनाएंगे। फिलहाल अभी आप याद रखें कि हाँ, प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम क्या? हालांकि टोटल आउटकम तो आप जानते हैं, टोटल आउटकम का मतलब है कि आपने जो कुछ भी काम किया उसका टोटल आउटकम कितना आ सकता था। जैसे आपने एक सिक्के को टॉस किया तो कितना आउटकम आया हमारा? 2 आया, तो टोटल आउटकम हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा फेवरेबल आउटकम का मतलब है, अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेड कितने बार आया? हेड हमारा 1 बार आया। तो यदि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए, तो हेड हमारा कितने बार आया? 1 बार आया, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। उसके बाद फिर टोटल कितना हमारा आउटकम है? 2, यानी कि 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और टोटल आउटकम का मतलब है कि टोटल आउटकम कितना है आपका। हमने कहा कि हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ, केवल हमने हेड कहा, तो जिसके बारे में बात किया जाए वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है, जो कि ऊपर में लिखाएगा, और टोटल आउटकम कितना आया वो हमारा नीचे में लिखाएगा। हालांकि इसका और बेहतरीन तरीके से हम लोग इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिए कि हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो ये हमारा 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बेसिकली लिख लीजिए, टॉपिक ही लिख लीजिए, some experiments and their outcomes। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मतलब कि इसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसके आउटकम्स को लिखने जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पहला, when we tossed a coin, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे, यानी कि जब हम लोग एक सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? क्या क्या? एक हेड आ सकता है या फिर एक बार टेल आ सकता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम्स। क्या क्या आ सकते हैं इसके टोटल आउटकम? इसके टोटल आउटकम हमारे आ सकते हैं एक बार हेड या फिर एक बार टेल। तो टोटल आउटकम कितने हुए हमारे पास? 2 हो गए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल इवेंट कितने हुए हमारे पास? वो भी हमारा 2 हुआ, क्योंकि हर एक आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब हम लोग एक सिक्के को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम 2 होगा, एक हेड होगा और एक हमारे पास टेल होगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर में आइए, when we tossed 2 coins simultaneously, when we tossed 2 coins simultaneously का मतलब हुआ कि जब हम लोग
दो सिक्के को एक साथ टॉस कर दे, दो सिक्का हमारे पास है और दोनों को हम लोग एक साथ ही टॉस कर दे, तो हमारा टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है? चलिए बताइए जरा। तो टोटल आउटकम क्या आ सकता है? हो सकता है कि दोनों सिक्के में हेड हेड आ जाए पहली बार में, यह भी हो सकता है कि दोनों हिस्से में पहली बार में टेल टेल आ जाए, और यह भी हो सकता है कि तीसरे वाले में, तीसरे बार जब नोट मतलब तीसरे वाले में पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए। यह भी हो सकता है कि पहले वाले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। यानी कि जब हम लोग दो सिक्के को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम 4 आएगा। या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम टोटल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद फिर हमारा तीसरे नंबर पे है संचित। देखो आगे, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद when a die is rolled, when a die is rolled, जब हम लोग एक डाई को रोल करेंगे, डाई का मतलब समझते हैं आप? डाई का मतलब डाइस, वही जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक होता है ना, पूरा स्क्वायर गोटी होता है हमारा पूरा, वही है हमारा। तो जब हम लोग एक डाई को रोल करेंगे, अच्छा याद रखिएगा, डाई, ये जो हमारा डाई है इसका प्लूरल क्या होता है मालूम है? इसका प्लूरल होगा डाइस, DICE। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग एक डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक आ सकता है बस। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम्स हमारे पास या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, 4, 5 या फिर 6 आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास? 6 होंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए इतना पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है कार्ड के बारे में, क्योंकि कार्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। मिटा दिया जाए इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। तीसरे के बाद हमारा चौथा नंबर पे अब आएगा कार्ड के बारे में। फॉर्मूला अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है हम लोग अपने क्लास में करेंगे जब हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे तब। लेकिन पहले आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर 3 हुआ था, चौथे नंबर में आप लोग लिखिए। चौथे नंबर में लिखेंगे वेल सफल्ड। तीसरे के बाद चौथे नंबर में वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब क्या है? आपने बड़े बुजुर्ग को अपने घर के आसपास या फिर गांव में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो लोग ना बैठ के कभी कभार ताश खेलते हैं। उस ताश में टोटल कार्ड हमारे 52 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड। उसी गड्डी को, उसी 52 कार्ड के गड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, या फिर आप इसको सिंपली में चाहें तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस कार्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है क्या? खेलने सीखना है क्या? नहीं, बस समझना है कि उसमें क्या क्या होता है और उसका इस्तेमाल हमारा प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। और इसमें जो बताने जा रहे हैं ना उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, इसमें टोटल कार्ड कितने होंगे हमारे? 52 कार्ड होते हैं। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें ना हमारा एक जोकर होता है।
जोकर हमारा किसी काम का नहीं होता है, जोकर को हटा के हमारा 52 कार्ड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं देखा जाए। सबसे पहला हमारा जो होता है वो ये वाला कार्ड होता है। ये आपको भी बनाना है बहुत ध्यान से। ये हमारा पहला कार्ड होता है। दूसरा कार्ड हमारा ये वाला होता है। दूसरा ये वाला कार्ड होता है। तीसरा हमारा होता है हार्ट। ठीक है। और चौथा होगा हमारा इसमें डायमंड। ये हमारा डायमंड। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लिया जाए कि आखिर ये हमारा होता कैसा। देखिए ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड हमारा कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, याद रखिएगा ताकि, हालांकि ये पूरा ब्लैक होता है, बस आपको हम बताने के लिए इसे कर दे रहे हैं। और ये दोनों कार्ड हमारा रेड होता है, ठीक है, पूरा रेड होता है, बस हम यहाँ पे बताने के लिए इस तरीके से आपको कर दे रहे हैं। ये रेड होता है और ये वाला भी हमारा रेड ही होता है। ओके ना। आगे अब इसका नाम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। इसका नाम है क्लब, CLUB, क्लब। इसका नाम है स्पेड, SPADE, स्पेड। इसका नाम है हार्ट और इसका नाम है डायमंड। ओके, अब स्पेड में भी हमारे 13 कार्ड हो, सॉरी क्लब में भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, ठीक है ना। अब वो हमारा 13 कार्ड कौन कौन सा होता है इसके बारे में देखिए। सबसे पहला कार्ड जो होगा वो हमारा होगा एक्का, ACE, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद फिर इसमें भी हमारा वही होता है ACE, एक्का, इसको भी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें एक्का के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी वही चीज़ है सेम, ACE, एक्का हमारा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी सेम चीज़ है ACE, एक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो एक्का यहाँ पे देख रहे हो ना ACE, इसका मतलब 1। ओके, फिर 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, इसमें भी 1, 2 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ठीक है ना। सभी में हमारे पास 10-10 कार्ड हो गए। अब सभी में अब हमारा इसमें होगा हमारा एक पहला किंग, क्वीन और एक लास्ट होता है हमारा जैक। किंग, क्वीन और जैक सेम चीज इसमें भी होंगे, किंग, क्वीन और जैक सेम इसमें भी, किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन और जैक। ओके, इसको ना शायद ऐसे पढ़ते हैं, एक्का दुक्का तिक्का चौगा ऐसे कुछ करके पढ़ते हैं, और सत्ता अट्ठा नहला दहला ऐसा करके कुछ इसको पढ़ते हैं। हमको पूरा तो नहीं याद है लेकिन कुछ कुछ याद था तो हमने बता दिया। उसके बाद फिर किंग को शायद बादशाह कहते हैं, क्वीन को यहाँ पे बेगम कहते हैं और जैक को इसमें शायद गुलाम कहते हैं, इसी तरीके का कुछ है।
हमको 100% श्योर तो नहीं मालूम है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने सीखा था जब अपने गांव में लोग खेलते थे ना, तो हमने देखा था उस प्रकार से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसी प्रकार का लगभग पूछा, हालांकि वो बेगम गुलाम बादशाह आपको नहीं ध्यान में रखना है, मैथ में आपको नहीं पढ़ना है, मैथ में आपको किंग क्वीन और जैक पढ़ना है। हमने बस आपको ये बताया कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जब खेलते हैं चीज़ तो वो नाम किस तरीके से रखते हैं। हालांकि पूरा तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा है मालूम है, जैसे बादशाह गुलाम बेगम ऐसा करके वो लोग पुकारते हैं। तो ये चीज़ है हमारा। लेकिन यहाँ पे आपने समझ लिया कि हमारे उस टोटल 52 कार्ड में हमारे 2 ही कलर के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक और एक हमारा रेड। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, इसमें भी हमारे टोटल 1 से लेकर 10 तक, इसमें भी 1 से 10 तक, उसमें भी सभी के लास्ट में हमारा 3-3 होंगे, किंग क्वीन जैक, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए 1 से लेकर 10 तक इसको हम लोग कहते हैं नॉन फेस कार्ड। क्या कहेंगे? नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड का मतलब हो गया कि इन सारे कार्ड के पास कोई फेस नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता इसमें, लेकिन इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा का, रानी का और गुलाम का हमारा इमेज बना रहता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा हमारा नॉन फेस कार्ड, ये भी और ये भी, और सभी के लास्ट में जो 3-3 है वो हमारा क्या है? फेस कार्ड है। तो अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, बहुत ही जनरल सा सवाल, बताइएगा, ठीक है? टोटल हमारे कार्ड में नॉन फेस कार्ड कितने हैं टोटल? 40 क्योंकि 1 से लेकर 10 तक, इसमें 10 20 30 40। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? 40 होते हैं। ओके, तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए फिर? 12, 3 3 6 3 9 3 12। सही बात है, इसमें घबराना क्या है? तो ये हमारा पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है? टोटल फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं। अब इन दोनों को आप जोड़िए तो क्या टोटल 52 हो गए? बिल्कुल 52 हो गए। तो अब इससे सवाल कैसे आएगा? आपसे सवाल पूछेगा कि कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। नॉन फेस कार्ड कितने हैं? 40। क्या इतना सवाल आसान देगा हर बार आपको? नहीं। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए डायमंड में फेस कार्ड कितने हैं? डायमंड जैसे ही बोला आपको चले जाना है इस वाले में, और इसमें हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं? 3 है, बता देना 3, बस बात खत्म। फिर कैसे पूछेगा? स्पेड में फेस कार्ड का क्या कलर है? मतलब सवाल को घुमाने का तरीका देखो कैसे घुमाया जा रहा है। और इसी प्रकार का सवाल क्लास 10th में भी पढ़ना आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी पढ़ा रहे यही चीज है सेम। आपसे हमने क्या पूछा? स्पेड में फेस कार्ड का कलर क्या है? सबसे पहले आप किस में आ जाओ? स्पेड में आ जाओ। कहाँ है स्पेड? ये है। इसमें कलर कैसा होगा? ब्लैक। तो बता देना ब्लैक कलर होगा हमारा। यानी कि 13 का 13 कार्ड ब्लैक, ये भी पूरा का पूरा ब्लैक, और ये पूरा रेड, और ये भी पूरा रेड, पूरा फेस भी नंबर वाला भी टोटल रेड ब्लैक जो है पूरा। इसीलिए हमने इन दोनों का डायग्राम कैसा बना दिया है? ब्लैक और उसका रेड, ताकि आप पहचान सको कि ये पूरा रेड, सॉरी पूरा ब्लैक और वो पूरा रेड। अच्छा, अब ऐसे पूछेगा सवाल, और कैसे पूछेगा? बोलेगा कि क्लब में रानी का कलर क्या है? क्लब में रानी मतलब कि क्वीन का कलर क्या, बताओ? तो आप पहले आ जाओ क्लब में, क्लब में आ जाओ आप। उसमें क्वीन का कलर क्या होगा? पूरा ब्लैक है तो वो भी ब्लैक ही होगा ना, बात खत्म। बोलेगा हार्ट में जैक कितना है? हार्ट में आ जाओ पहले, एक ही जैक है लास्ट में, बात खत्म। तो इसी से सवाल हमारा लगभग 15-20 सवाल तो ऐसे ही निकाला जा सकता है तुरंत, अभी बैठे बैठे। तो जिस प्रकार से सवाल पूछे आपको बता देना है, बस ये डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। यदि ये रहा ना तो फिर सवाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछ दे आप बता देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, बस इसको आप कल रिवाइज करके आएंगे। इससे कल हम लोग रिलेटेड सवालों को टच करेंगे, सवाल बनाएंगे, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आसान लग रहा है। और इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है ये। ओके।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और हम लोग कल मिलेंगे और कल वाले क्लास में हम लोग अपने कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग पूरा खत्म, कल हमारा पूरा ये खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है, रेंज का मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर कहाँ से कहाँ आ सकता है, 0 से 1 के बीच में आ सकता है। आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। बोलेगा कब, तो 0 तब होगा जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, 1 कब होगा, जब पॉसिबल इवेंट होगा, सिंपल सी बात है। ओके चलिए, इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ सवालों को सॉल्व करके डाटा हैंडलिंग चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।